गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, है ना। तो देखो, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने जाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब स्टेप वाइज होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, है ना। और वर्नर थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और सबसे उसके बाद पढ़ेंगे हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एमओटी यानी सबसे लास्ट में हम एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो जनक है वो वर्नर को कहा जाता है ना। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये सब पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन है क्या। तो देखो, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसमें उस एटम का एवरी एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करें ब्रोमीन की, जैसे Br2 है ना, Br2। तो इस ब्रोमीन के अंदर क्या होता है, एक Br और दूसरा Br। हमें पता है कि ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, 1 2 और एक एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, ठीक है। तो देखो, जब ब्रोमीन यानी Br2 बनता है, तो इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में हमें पता है कि दोनों ही एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मेटल आयन या कोई भी कैटाइन जिसके चारों ओर कोई लिगेंड, जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, वो आपस में, या कोई लिगेंड हो, आपस में बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जब बॉन्ड बनाता है ना, उसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो देखो, हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा। देखो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बात की है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं एक ही एटम के। जैसे मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास मान लीजिए BH3 है, ठीक है, बोरोन है। तो हमें पता है कि इस बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो देखो, इस अमोनिया का लोन पेयर क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में दे करके, डोनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा। इस तरह के बॉन्ड, देखो, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन, हमें पता है जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट होता है। तो इस तरह के केस में अमोनिया के जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ब्रोमीन यानी BH3 इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है, ये तो क्या है, लुईस बेस, ठीक है, और ये क्या है, लुईस एसिड। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। हमें पता है लुईस बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और एसिड का काम क्या होता है, लुईस एसिड का इलेक्ट्रॉन लेना। तो इस तरह का बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की, जैसे मान लीजिए ये कोई अमोनिया का आयन है, अमोनिया है, हमें पता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई Ag+ आयन है ना। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि ये अमोनिया अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस Ag+ को देख करके एक बॉन्ड बनाता है, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे क्या बनेगा, एक कैटायन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और अमोनिया का आयन आएगा जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। इस तरह के कंपाउंड को जिसमें एक कैटाइन या एक धनाइन हो या एक मेटल हो, और वो मेटल किसी भी लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो आपस में बॉन्ड बना करके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और इसकी स्टडी करना क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो हमने बात की कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो वर्नर ने बताया था, इसीलिए उसको वर्नर थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो हम डिटेल में वर्नर थ्योरी के बारे में अब स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं वर्नर सिद्धांत की या वर्नर थ्योरी की। देखो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो अपनी थ्योरी दी थी ना, उन्होंने कहा कि जब भी कोई लिगेंड किसी भी किसी भी मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था ना, वो देखो पहली बात तो वर्नर ने जो अपना ये थ्योरी दी थी ना, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले ही दी थी। यानी जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता भी नहीं था साइंटिस्ट लोगों को, तभी वर्नर ने अपना ये सिद्धांत दिया था, अपनी ये थ्योरी दी थी। तो वर्नर ने कहा कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन या जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी बनते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, उन्होंने कहा कि दो तरह की वैलेंसी की बात की उन्होंने उन्होंने एक तो प्राइमरी वैलेंसी की बात की और एक सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या थी? प्राइमरी वैलेंसी इट इज रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स की या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, वो उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। कि मान लो किसी भी कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो इसका मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, वो भी 3 होगा। दूसरी सेकेंडरी जो वैलेंसी है, वो इट इज रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, यानी कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। और बात करें इट इज आयनाइजेबल, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। दूसरी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी अगर वैलेंसी की बात करें तो वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, और न्यूट्रल के द्वारा भी या न्यूट्रल चार्ज के द्वारा भी वो सेटिस्फाई हो सकती है। दूसरी इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका उस कंपाउंड के या उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो शेप को रिप्रेजेंट नहीं करती। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है ना, वो उस कंपाउंड की शेप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए किसी की कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि हमें पता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वर्नर के अकॉर्डिंग वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो वर्नर के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा उसकी शेप, है ना। अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी दो तरह की शेप हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और पिरामिडल शेप भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, वो डॉट डॉट द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन द्वारा डोमिनेट की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, और देखो जो वर्नर ने जो अपना थ्योरी दी थी ना, वो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया अमोनिया की डिफरेंट डिफरेंट टाइप में रिएक्शन करवा के दी थी, और उनको कलर प्रॉपर्टी बताई थी कि कौन से कलर की ये कंपाउंड होंगे। तो देखो अगर हम बात करें वर्नर सिद्धांत की, तो देखो अगर हम बात करें, देखो इस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इस कंपाउंड में, देखो हमने जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, वो डॉट डॉट लाइन द्वारा डोनेट किया। हमें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव चार्ज द्वारा सेटिस्फाई होती है, तो देखो क्लोरीन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या, हमने किससे रिप्रेजेंट की? स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन, बिना डॉट की लाइन से। तो देखो यहाँ अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी वाला है, और क्लोरीन क्या प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 6। हमें पता है जितनी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उतना ही उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जितनी प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो उसका प्राइमरी वैलेंसी क्या, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर कितनी प्राइमरी वैलेंसी है? 1 2 3, तो 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। ठीक उसी प्रकार से जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो किसी कंपाउंड के लिए फिक्स होती है। जैसे मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? 6 है, तो इसका मतलब जब भी रिएक्शन करवा रहे हो तो इसमें इसकी जो वैलेंसी है वो 6 ही रहेगी। जैसे मान लीजिए हमने बात करी, जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, COCl3 डॉट 5NH3। अब देखो इसको समझो ध्यान से, तो हमें पता है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो सेम रहेंगे। जैसे मान लो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा कितना? 6 ही रहेगा। लेकिन देखो जब आप इस तरह के कंपाउंड की रिएक्शन एजी मतलब कि जो सिल्वर है उसके साथ करवाते हो, तो जितने आयन, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो वर्नर ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, उसका जो है ना, उसका एक्सप्लेनेशन किसके आधार पर किया जाए कि वास्तव में जो वर्नर ने दो थ्योरी दी थी, जिन्होंने कहा कि किसी भी
जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। इसका पता कैसे करें? तो इसके तरह से दो तरह की एक उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एक तो आयनिक रिएक्शन, कि ये जो कंपाउंड है वो आयनिक रिएक्शन देंगे, तो आयनिक रिएक्शन के दौरान कितने आयन उसमें फ्री होंगे। तो देखो, जब हम इससे पहले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgCl3 के साथ करवाते हैं, है ना, ये पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, COCl3.6NH3, जब Ag के साथ करवाते हैं तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl प्राप्त होते हैं, 3 मोल ऑफ AgCl प्राप्त होते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन यानी COCl3.5 की रिएक्शन Ag प्लस के साथ करवाते हैं तो हमें 2 AgCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो, कहने का मतलब यह है कि जब हम COCl3 या 6NH3 की रिएक्शन जब हम Ag के साथ करें तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl प्राप्त होते हैं। यानी ये 3 मोल ऑफ AgCl क्या रिप्रेजेंट करे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। इसका मतलब फिर तभी तो 3 क्लोरीन फ्री हुई, है ना। तो इसका मतलब इसकी जब प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो हमें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स की क्या ऑक्सीडेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये पहली रिएक्शन हमें ये बता रही है कि इसमें 3 क्लोरीन आयन या 3 प्राइमरी वैलेंसी और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, वो 3 है। अगर मान लो हम COCl3 5NH3 की रिएक्शन Ag के साथ करवाए तो कितने हमें मोल प्राप्त होंगे, 2 AgCl के मोल प्राप्त होंगे। अब देखो 2 क्यों, हमें पता है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहेंगे। हमें पता 5 और 3 8 होते हैं, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6 बचे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहना चाहिए, है ना। ठीक उसी तरह से इसका मतलब ये दूसरी रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करती है कि इस कॉम्प्लेक्स यानी COCl.5NH3 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितनी प्राइमरी वैलेंसी होती है, 2 प्राइमरी वैलेंसी होती है ना क्लोरीन। और जो क्लोरीन है ना वो दोनों तरह की प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक तरह की देखा जाए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना रहा है इस अमोनिया इस कोबाल्ट के साथ, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि इसमें 2 क्लोरीन या 2 प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तीसरी बात, अगर हम COCl3 4NH3 के साथ Ag के साथ रहे तो हमें एक ही मोल ऑफ AgCl प्राप्त हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हो रहा है इसके अंदर एक ही क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें COCl3.3NH3 तो इसमें हमें कोई भी AgCl का मोल हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है इसमें तीनों क्लोरीन क्या होता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी के साथ जुड़े हुए। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की सबकी, तो पहली स्ट्रक्चर हमने बना दी इसकी COCl3 6NH3 की, जैसे ये रहा जिसमें क्या 3 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के साथ है और 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के साथ। अगर हम दूसरे की बात करें तो हमें पता है 2 AgCl प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब एक क्लोरीन क्या है, इसके अंदर क्या है, जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तो देखो, अगर हम बात करें COCl3.5NH3 की, है ना, जब हम इसकी Ag के साथ रिएक्शन करें 2 मोल ऑफ AgCl प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब इसकी सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्योंकि हमें 2 ही AgCl के प्राप्त होते हैं, है ना। दूसरी से ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करें तो कितनी है, वो कितनी है, वो भी 2 है। तो देखो इसकी जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, है ना, इसकी, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, क्योंकि देखो हमें 2 मोल ऑफ प्राइमरी वैलेंसी वाले तो हमें प्राप्त हो गए, ठीक है, लेकिन जो एक क्लोरीन होता है ना वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। यानी सेकेंडरी वैलेंसी को भी जिसे हम पूरी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया और प्राइमरी वैलेंसी से डॉट डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, और 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई होंगे। तो इससे इसके स्ट्रक्चर आ गए। इसी तरह से अगर बात करें इसके 3 वाले की, तो इसमें क्या एक ही क्लोरीन ऐसा होगा जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, जबकि 2 क्लोरीन क्या होगी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से। जबकि तीसरे के अंदर क्या होता है, सारे के सारे क्लोरीन क्या होंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यानी दोनों ही तरह की वैलेंसी रिप्रेजेंट, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन में 6 रखना है। अब देखो इसका दूसरा जो पहला एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा क्या है, इसकी आयनिक रिएक्शन के साथ साथ जब आप देखो जितने मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी आयन की या किसी भी सॉल्यूशन में जितने आयन
जितने आयन होंगे उतनी उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे जाने पर हमें कितने आयन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे 3 क्लोरीन आयन प्राप्त हो रहे हैं, इसमें 2 ही क्लोरीन आयन प्राप्त हो रहे हैं, इसमें 1 ही क्लोरीन, मतलब जितने ज्यादा आयन कम हो रहे हैं ऊपर से नीचे जाने, इसका मतलब इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इसकी है, क्योंकि 3 AgCl प्राप्त हो रहे हैं ना, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, यानी जितने ज्यादा हमें आयन प्राप्त होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, और जितने आयन कम प्राप्त होंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही कम प्राप्त होगी। ठीक है, ये हो गया वर्नर सिद्धांत। लेकिन एक सवाल एक है, अगर मान लो ये तो हमने देख लिया कि भाई जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें सभी आयन समान हो, तब क्या करें। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें आयन तो समान हो, फिर हम क्या करेंगे कि आयन समान होने के बाद फिर मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, तो देखो उसको देखते हैं। तो देखो अगर हमारे पास, हमने कहा कि जितने भी आयन होते हैं ना उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिनमें सारे के सारे आयन ही सेम हो, तब हम क्या करें। जैसे मान ली हमारे पास ऐसा आ जाए एम एन जो भी मेटल और लिगेंड आ जाए, जिसपे क्या हो, इसमें भी 2 आयन है, एक इसका आयन है, एक इसका आयन है, एक देखो इसमें भी 2 आयन है, एक इसका आयन है, एक इसका आयन है, इसमें भी 2 आयन है, एक इसका आयन है, 2 तरह के आयन, तो इसमें आयनों की संख्या कितनी है, सब में 2 2 है। अब क्या करें, अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आयनों की संख्या समान हो, तो देखो तब आप देखोगे कि इस पर चार्ज कितना है, जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो अगर मैं बात करूं इस पर, तो इस पर एक +1 और -1 है ना, इस पर बात करूं तो +2 और -2, इस पर बात करूं +3 और -3। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट जाते तो क्या चार्ज और बढ़ रहा है, सेंटर मेटल पे चार्ज बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा ना, कब, जब आयनों की संख्या सेम हो। अगर मान लो आयनों की संख्या सेम नहीं हो, तो अगर जितने ज्यादा जिसके आयन होंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन कंडीशन ऐसे आ जाए कि जिसमें आयनों की संख्या भी सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना है, जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो पहले पर +1 -1, इस पे जब आप जाते हो क्या चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब जब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं ना, तब क्या मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि चार्ज की संख्या बढ़ रही है। तो ये था वर्नर सिद्धांत, ज्यादा डीपली नहीं है लेकिन इतना भी काम नहीं था नेट वालों के लिए। तो देखो हमने वर्नर सिद्धांत की बात करी, तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या करेंगे कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन देख लें, वो हमें शेप बता देती है, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक होगा, ये सब वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में वैलेंस बैंड थ्योरी के